हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए फॉर 6 to 8 साइंस और मैथ्स टीचर्स। तो यहाँ पर हम पहले ही एक चैप्टर कवर कर चुके हैं विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और आज हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे अपने फूड को इनटेक करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन होता है यानी कैसे इजेशन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कि वो फूड दूसरे एनिमल्स या प्लांट से लेते हैं। तो अब जब हम न्यूट्रिशन की यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन तो क्या हो गया कि हमने फूड किस तरीके से लिया, यानी क्या हमारा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है। अब ये जो फूड हमने ले लिया है, चाहे हमने किसी भी तरीके से लिया हो, चाहे हमने एज अ पैरासाइट लिया हो, चाहे हमने इंजेक्शन करके लिया हो, अब बात आती है कि इस फूड का बॉडी करती क्या है। हमें फूड क्यों चाहिए होता है? हमें फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो हमें फूड चाहिए एनर्जी के लिए, और एनर्जी हमें ऐसे तो मिलेगी नहीं, पहले उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो एनिमल्स में एक प्रोसेस होती है जिसको डाइजेशन बोला जाता है। और डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसका मतलब डाइजेशन इज़ नथिंग बट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्सेस या सिंपल सब्सटेंसेस। अब देखिए, अगर हम इनटेक ऑफ फूड की बात करते हैं तो अलग अलग तरीका होता है फूड को लेने का। कोई एनगल्फ करता है, कोई सक करता है फूड, ठीक है, कोई पैरासाइट होता है, कोई क्या होता है हमारा नॉर्मल होता है, किसी पे पैरासाइट नहीं होता बट नॉर्मली इंजेक्शन करके यानी माउथ के थ्रू अपना फूड अंदर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से फूड का इनटेक किया जाता है। अब बात आती है डाइजेशन की, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पर जब हम डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, जो कि ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर उस ओपनिंग के अंदर जो जगह होती है उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है, जहाँ पर हमारे टीथ और टंग होते हैं, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के बाद हमारा आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, और स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है फाइनली ओपन होता है एनस के थ्रू आउटसाइड, मतलब एनस फिर एक आउटसाइड ओपनिंग होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है डाइजेशन में वो होता है इंजेशन, मतलब खाने को अपनी बॉडी के अंदर डालना। तो ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड होता है वो माउथ के थ्रू होता है, क्योंकि माउथ के थ्रू हम किसी भी फूड को अपने बॉडी में डालते हैं। और ये जो फूड है ये बक्कल कैविटी में आता है। फिर बक्कल कैविटी में इस फूड को च्यू किया जाता है, मतलब कि चबाया जाता है, छोटा छोटा किया जाता है, सलाइवा के साथ इसको मिक्स किया जाता है। इससे हमें टेस्ट भी पता चलता है बक्कल कैविटी में। और फाइनली जब ये फूड इतना छोटा हो जाता है कि इसको हम निगल सकें तो इसको निगल लिया जाता है, स्वलो कर लिया जाता है, और ये फूड फेरिंग्स में पहुंचता है। फेरिंग्स जो होता है वो हमारी बक्कल कैविटी के एकदम बाद होता है, जो कि एक कॉमन पैसेज है। यहाँ से हवा, पानी, फूड तीनों चीज़ें जाती हैं। ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। तो फूड पाइप में खुल जाता है, और ये जो फूड पाइप है इसके थ्रू इसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड है ये फाइनली स्टमक में चला जाता है। स्टमक में ये फूड स्टोर रहता है, और इसकी जो प्रोटीन होती है वो पार्शियली डाइजेस्ट होती है, मतलब फूड के अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती। क्या स्टमक से पहले भी कोई डाइजेशन होता है? तो स्टमक से पहले बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यानी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं बक्कल कैविटी में। फिर ये फूड स्टमक में आता है, स्टमक में इसका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ से लेकर एनस तक के जो हमारे पूरे पाइप्स वगैरह ये सब कुछ हैं, ऑर्गन्स वगैरह, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है।
तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें सबसे वाइड यानी सबसे चौड़ा जो इसका पार्ट होता है वो स्टमक होता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, मतलब उसमें से कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो यहाँ पर HCl का फंक्शन होता है कि HCl एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ HCl फूड के साथ आने वाले जर्म्स को भी मारता है। HCl से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको पेप्सिन कहा जाता है वो प्रोटीन को स्टमक में डाइजेस्ट करता है। पर क्योंकि प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये जो फूड होता है ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इस फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो भी प्रोटीन्स है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है यानी इनर वॉल होती है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूस मिलता है और साथ साथ में लिवर का सिक्रीशन भी मिलता है। लिवर से जो सिक्रीशन मिलता है उसको बाइल जूस कहा जाता है। तो लिवर से जो सिक्रीशन मिलता है उसको बाइल जूस कहते हैं, और ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट को डाइजेस्ट तो नहीं करता बट फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। जब लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है तो वो बाइल जूस डायरेक्टली इंटेस्टाइन को नहीं मिलता, बल्कि लिवर का जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर नाम के एक बैग में स्टोर रहता है, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तभी गॉल ब्लैडर से निकलकर ये बाइल जूस इंटेस्टाइन को मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि पेनक्रियास का जो जूस होता है वो प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव जूस होता है वो भी इन सबको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करता है। उस तरीके से इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है। तो एक स्टेप हमने पढ़ा इजेशन, उसके बाद पढ़ा डाइजेशन। डाइजेशन जो है पहले बक्कल कैविटी में होता है थोड़ा सा, फिर स्टमक में होता है और फाइनली कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर। जैसे ही फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स अब हमारे यहाँ पे बने हैं यानी मिले हैं डाइजेशन के बाद, जैसे कि ग्लूकोज हो या अमीनो एसिड्स हो या फैटी एसिड्स हो, ये सारे फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन के प्रोसेस में थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं यानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फाइनली ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिल जाते हैं यानी ब्लड इनको ले लेता है, और ब्लड के थ्रू फिर ये सभी बॉडी ऑर्गन्स में जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है, जिनकी हेल्प से ये एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, तो इनको फिर और कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अमीनो एसिड्स को प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किसी नई चीज़ को बनाने के लिए किया जा रहा है, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, और ये डाइजेशन की प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है। इसके बाद फिर जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो गए, एसिमिलेशन भी हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो अब किसी काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है फिर उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है इसको फाइनली रेक्टम में भेज दिया जाता है। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसको रेक्टम में भेज देता है, रेक्टम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, और फिर एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन का सिस्टम होता है ह्यूमंस में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक होगा, बाकी के टॉपिक्स यानी कि डाइजेशन इन अदर एनिमल्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टीथ। तो यहाँ पर हमारी बकल कैविटी होती है, उसमें हमारी मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है टीथ, देन होता है टंग, और नेक्स्ट आता है हमारा सेलिवरी ग्लैंड्स जिनसे कि सलाइवा निकलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम होता है, क्योंकि सलाइवा में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो ये फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। टीथ का काम क्या होता है? टीथ च्यू करने का, चबाने का काम करता है। और टंग का काम होता है इसकी मिक्सिंग करवाना फूड की, साथ साथ में टंग से हमें टेस्ट भी पता चलता है और टंग हमारी निगलने में भी हेल्प करता है इस फूड को। तो ये फंक्शन होता है। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो हमारे मुंह में सिर्फ एक ही तरीके के टीथ तो नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें कि जब हम बचपन में होते हैं तब हमारे पास जो दांत होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं, फिर हमारे नए दांत आते हैं। तो जो हमारे पुराने वाले दांत होते हैं उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और जो उनके टूटने के बाद आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो वो भी अलग अलग होते हैं। हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते, सबकी शेप अलग अलग होती है और काम भी अलग अलग होता है। हमारी बक्कल कैविटी में 4 तरीके के टीथ होते हैं। सामने वाले जो 4 टीथ होते हैं, चाहे हम ऊपर की बात करें चाहे नीचे की बात करें, तो वो होते हैं इंसिजर्स, जिनका काम होता है किसी भी फूड को काटना। तो जैसे हम सेब खाते हैं तो सेब को हम कैसे काटते हैं? आगे वाले टीथ से काटते हैं, तो वो इंसिजर्स होते हैं। इन 4 इंसिजर्स के बगल में 2 कैनाइन्स होते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, किसी चीज़ को फाड़ कर खाते हैं, कुछ एनिमल्स, उनमें कैनाइन्स का यूज़ होता है। इसके बाद फिर आते हैं प्री मोलर्स। आगे के जो 2 इस साइड और 2 दूसरी साइड होते हैं दांत, वो प्री मोलर्स होते हैं। और आगे के जो 6 होते हैं, 3 एक साइड 3 दूसरी साइड, मोलर्स होते हैं। मोलर्स और प्री मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग करना, यानी कि उस फूड को चबाना। प्री मोलर्स पहले उसको बड़े फॉर्म में चबाते हैं और फिर मोलर्स उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है अरेंजमेंट एंड टाइप्स ऑफ टीथ। तो आज हमने पढ़ा कि एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है और किस तरीके से डाइजेशन होता है। अगर हम टंग की बात करते हैं तो टंग से हमें टेस्ट मिलता है, और टेस्ट भी अलग अलग टाइप का होता है, तो वो भी अलग अलग एरियाज़ से हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में हमें कौन से टाइप के फूड के टेस्ट का पता चलेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने आधा कंप्लीट कर लिया, आधे से ज़्यादा। बाकी जो डाइजेशन इन एनिमल्स है वो हम अदर एनिमल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।